तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की लाइव क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। तो फाइनली 2 दिनों का गैप ज़रूर रहा, काफ़ी सारा मिस किया आप लोगों को, लेकिन फाइनली आज की लाइव क्लास को रविवार शाम 8 बजे मैं आज की लाइव क्लास को लेकर के आ गया हूं। तो फटाफट सारे लोग लाइव जुड़ जाइए। और जैसा कि मैं इन्फॉर्म आपको कर चुका हूं, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारत के इतिहास की जो पूरी 10,000 प्रश्नों की एक बड़ी श्रृंखला का प्रयास हमारा है, उसमें आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं, उनके ऊपर अभ्यास करने वाले हैं। जैसा कि परिपाटी रही है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की क्लास के सोर्सेज के बारे में। तो इंटरनेट की एक वेबसाइट है हिंदी gk-today.com, जिसको मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ आधुनिक भारत के इतिहास के आज के प्रश्नों के लिए। तो टॉप 10 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास की शुरुआत करें। इसके पहले नए जुड़े हुए लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना होता है। क्वेश्चन नंबर लिख करके फिर A, B, C या फिर D ऑप्शन टाइप करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ। उसी 10 सेकेंड के टाइम के दरमियान में आपको क्वेश्चन का नंबर लिख करके फिर उसके बाद में आंसर को मेंशन करना होता है। फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा 10 सेकंड के बाद में, और उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले प्रश्न के साथ में हम आज की लाइव क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। तो पहले प्रश्न पर यहाँ आप सब अब ध्यान लगाइए। पहला प्रश्न हमारा है, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे। तो जो 10 अप्रैल 1917 को एक महत्वपूर्ण आंदोलन हमें देखने को मिलता है, सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है, वो होता है हमारा चंपारण का सत्याग्रह। जैसे एक बारदोली का सत्याग्रह है जिसका भी आधुनिक भारतीय इतिहास में एक बड़ा महत्व है, लेकिन यहाँ पर बात आती है 10 अप्रैल 1917 को, जहाँ पर हमें चंपारण का सत्याग्रह देखने को मिलता है। वहाँ पर गांधी जी के साथ में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो शामिल होते हैं। आपको उन व्यक्तित्व का नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी, उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन डी। तो 10 अप्रैल 1917 चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। 71 लिख करके फिर A, B, C या फिर डी टाइप कर दीजिए, या फिर एक लिख करके A, B, C या फिर डी टाइप कर दीजिए। बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए, सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए, राजेंद्र बाबू प्रसाद ऑप्शन सी टाइप कर दीजिए, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी टाइप कर दीजिए। पेन और कॉपी लेकर के बैठे रहिए, आंसर देते जाइए। रिपीट मोड में देख करके लाइव क्लास यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, अभी बाद में भी अवेलेबल रहेगी। रिपीट मोड में देख करके या फिर अभी देख करके फटाफट नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो लिख लीजिए डेट 10 अप्रैल 1917 चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, नाम बता रहा हूं आपको, जिनके साथ में मिलकर के हमें चंपारण का सत्याग्रह देखने को मिलता है 10 अप्रैल 1917 को। तो देख लेते हैं, करीब करीब 10 सेकंड का टाइम खत्म हो गया है। जल्दी से फटाफट आंसर जिन लोगों ने नहीं टाइप किए हैं तो टाइप कर दीजिए। फिर इस क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न का जवाब देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मेरा अंदाजा है करीब करीब 10 सेकंड का टाइम खत्म हो गया है। तो पहले प्रश्न का हम आंसर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का ऑप्शन सही है हमारा सी, राजेंद्र प्रसाद। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद जी शामिल हुए थे। महात्मा गांधी ने 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचकर उनके साथ जो लोग पहुंचे थे उनमें ब्रजकिशोर प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी और JB कृपलानी जी शामिल थे, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह में शामिल होना स्वीकार किया था। नाम एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं। अगर बड़ी परीक्षाएं आपको देनी है, UPSC या फिर स्टेट PCC, आपको डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी अगर आप देखेंगे, अगर आप UP PCS के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान या फिर MP स्टेट PCS के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखेंगे बिल्कुल UPSC के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ये बोर्ड। तो हमारी तैयारी को एक लेवल देना बहुत जरूरी है। ब्रजकिशोर शर्मा जी, राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी और JB कृपलानी जी, ये नाम शामिल थे। तो इन नामों को पूरी एक लिस्ट बनाते हुए चले जाइए। ये जो महत्वपूर्ण नाम है, JB कृपलानी हो, राजेंद्र बाबू प्रसाद जी हो, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी हो, ठीक है, इसके AN सिन्हा जी शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। इसके अलावा ब्रजकिशोर प्रसाद जी हो और महात्मा गांधी जी के साथ में मिलकर के 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में ये हमें सभी व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो हमारे पहले या फिर 71वें प्रश्न का सही जवाब हो गया है ऑप्शन सी, राजेंद्र बाबू प्रसाद। क्लियर हो गया है सभी लोगों को।
दूसरे प्रश्न की तरफ यहाँ से हम बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर एक वीडियो आ चुकी है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके अध्यक्ष, उसका होने वाला स्थान और महत्वपूर्ण घटनाएं, सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम विदेशी व्यक्ति अध्यक्ष, पहले 4 अधिवेशन, ये सब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, ये सब इतने महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ एक वीडियो अपलोड है। इसके अलावा किताबें, तमाम सारे सोर्सेज हैं जिनको आप यूज करके बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चंस को रिपीट कर करके पूछा करते हैं। तो पहला प्रश्न जो हम देख चुके हैं, इसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है वो है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए राजेंद्र प्रसाद जी के लिए, ऑप्शन सी टाइप कर दीजिए लाला लाजपत राय जी के लिए, और ऑप्शन डी टाइप कर दीजिए पंडित मोतीलाल नेहरू जी के लिए। प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना हुई 1885 में, स्थापना करने वाले थे एक अंग्रेज व्यक्ति जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। पहला अधिवेशन हमारा हुआ बंबई में, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी बने पहले अध्यक्ष, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी इसकी स्थापना। आपको बताना है इसका जो लाहौर अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, लाला लाजपत राय जी ने, या फिर पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने? 2 लिख करके फिर ए टाइप कर दीजिए नेहरू जी के लिए, बी टाइप कर दीजिए राजेंद्र बाबू के लिए, सी टाइप कर दीजिए लाला लाजपत राय जी के लिए, और डी टाइप कर दीजिए पंडित मोतीलाल नेहरू जी के लिए। तो ए, बी, सी या फिर डी, क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? 10 सेकंड का समय करीब करीब खत्म हो रहा है। 2 लिख करके फटाफट टाइप करते चले जाइए, ए, बी, सी या फिर डी, इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है। हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बात करें अगर 1928 में पहली बार भारत के संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति थे पंडित मोतीलाल नेहरू। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अगर आप देखेंगे 17 या 16 के एग्जाम में, मैं क्लियर नहीं हूँ, 16 या 17 का ही पेपर था। स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस जो स्टेट था, उत्तर प्रदेश के स्टेट पीसीएस का जो पेपर था, वहाँ पर यह प्रश्न हमें देखने को मिला था। संविधान और राज्य व्यवस्था में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक की वजह से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो, लेकिन संविधान और राज्य व्यवस्था टॉपिक में ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1928 पहली बार भारतीय संविधान के लिए जो मसौदा था वो पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया। क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन पर हमारा इतना फोकस नहीं जाता है जितना पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी पर जाता है। ऐसे में इस प्रश्न का जवाब गलत होने की संभावना काफ़ी हद तक बनी रहती है। तो बिल्कुल याद रखिए 1928 भारतीय संविधान का पहली बार मसौदा तैयार किया गया मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। और जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, वहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन रहा है उसकी जो इंपॉर्टेंस रही है वो मेन इंपॉर्टेंस रही है कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव रहा, जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रहा वो यहाँ पर पारित किया गया। और इसके एक साल पहले, ठीक एक साल पहले 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया भारतीय संविधान का, जो पहली बार तैयार किया गया था। तो हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हुआ था 1929 में। बढ़ते हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। हमारा तीसरा प्रश्न भी लाहौर अधिवेशन, जैसे भी हमने कांग्रेस के अधिवेशनों में बात चल रही है तो कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा प्रश्न भी है। 1916 का कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की? नाम बताना है आपको उस व्यक्ति का जिसने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ बोस, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
3 लिख करके फिर ए टाइप कर दीजिए रास बिहारी बोस के लिए, बी टाइप कर दीजिए अंबिका चरण मजूमदार जी के लिए, सी टाइप कर दीजिए भूपेंद्र नाथ बोस के लिए, या फिर डी टाइप कर दीजिए उपरोक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। 1916 का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में जो अधिवेशन होता है 1907 में, जिसे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के नाम से हम जानते हैं, उस अधिवेशन में जो कांग्रेस होती है उसका पहला विभाजन हो जाता है। उसके बाद में 1916 की इंपॉर्टेंस इसलिए अधिवेशन की हो जाती है क्योंकि लखनऊ में हुए इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपस में फिर से विलय हो जाता है। जो 2 टुकड़ों में टूटी थी वो फिर एक हो जाते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता भी किया जाता है। ऐसे में 1916 का लखनऊ अधिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें नाम बताना है कि वो कौन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ बोस, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करीब करीब 10 सेकंड से ज़्यादा का समय हो गया है। देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब। तो बिल्कुल हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार। तो जो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने जो 2 धड़ों में गरम दल और नरम दल था उसको एक मंच पर लाया गया था, और इसके साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है वो। और ये था हमारा तीसरा प्रश्न जिसका सही जवाब रहा है ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार। बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ आप आज की लाइव क्लास को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बिल्कुल आसानी से प्रश्नों को सुनिए, गौर कीजिए, एक्सप्लेनेशंस पर ध्यान दीजिए, जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं उन पर ध्यान दीजिए। आपके तमाम सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि हम सबका पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी होता रहे, क्योंकि रिवीजन करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम अक्सर करके हम चीज़ों को याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेपर दूसरे पेपर्स के लिए जब हम चले जाते हैं, बीच में थोड़ा सा भी गैप आ जाता है, चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में कोशिश करते रहना है कि जब भी कोई एक टॉपिक मिले तो जहाँ तक हम रिवाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करें। चौथा प्रश्न उम्मीद कर रहा हूं इस बीच में आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं बता देता हूं। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी याद में जहां तक अगर मैं देखूं तो छोटी बड़ी परीक्षाओं में मिलाकर के कुल मिलाकर के 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो पहली बार तो जब पूछा गया तो पूछा गया 3 से 4 बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होकर के आया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, या फिर ऑप्शन डी एस सत्यमूर्ति। तो चूंकि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि एक इतना कॉमन क्वेश्चन हो गया जो आपको हर जगह पढ़ने को मिल जाएगा। अच्छे सोर्सेज से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने लूसेंट वगैरह की जो प्रीवियस ईयर आती है उसको सॉल्व किया है, तो आप इस क्वेश्चन को निश्चित ही बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए अगर एक समरी फॉर्म में पढ़ना है तो आप परीक्षा वाणी की भी एक अच्छी किताब है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्ञानचंद यादव की एक अच्छी किताब है भारत का इतिहास, जो एनसीईआरटी बेस्ड बड़ी कलरफुल किताब है, अगर आप वो लेकर के एक बार पढ़ लेंगे तो वाकई में आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे जिस हिसाब से उस किताब को लिखा गया है। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट किताबों से ऊबते नहीं हैं और उनको पढ़ सकते हैं तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन की भी अच्छी किताब रहेगी। लेकिन अगर आपको कलरफुल व्हाइट पेपर में कलरफुल किताब चाहिए तो ज्ञानचंद यादव आपके लिए अच्छी रहेगी। बाकी अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में बात करेंगे तो जो किरण पब्लिकेशन है और इसके अलावा जो हमारी परीक्षा वाणी है, दोनों ने ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से लिखा है। और जो ज्ञानचंद की किताब है उसमें उन्होंने पिक्चर्स का भी यूज किया है, एनसीईआरटी बेस्ड किताब है। मैंने तीनों किताबों को देखा है, खुद से पढ़ा है। ऐसे में उस तीनों किताबों में मुझे ज्ञानचंद यादव की किताब कलरफुल फॉर्म में जो लोग पढ़ने के शौकीन है उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। तो देख लेते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या है। 1970 का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में देखने को मिलता है, गांधी जी ने उसके लिए डिसाइड किया हुआ था। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही जवाब, विनोबा भावे जी को। तो गांधी जी ने विनोबा भावे जी को इसके लिए चुना था। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा
दूसरा सत्याग्रही चुना था। तो जब बात चल रही थी अगस्त प्रस्ताव की, इसी दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए पहले सत्याग्रही के तौर से चुना गया था विनोबा भावे जी को, और दूसरे सत्याग्रही के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं और राजेंद्र बाबू प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, उनको चुना था दूसरे सत्याग्रही के रूप में। तो 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने विनोबा भावे जी को चयनित किया था। बढ़ते हैं हम आज के अपने 5वें प्रश्न की तरफ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हमें दिखाई देता है जब मुस्लिम लीग को लगता है कि पाकिस्तान बनाने की मांग पूरी नहीं होगी, तो एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में हमें देखने को मिलता है 16 अगस्त 1946 को। एक बड़ी भीषण और दुर्दांत घटना हमें देखने को मिलती है, संहारक घटना देखने को मिलती है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, किसने इसे सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी क्रिश्चियन लीग, ऑप्शन सी सिख लीग, या फिर ऑप्शन डी हिंदू लीग। तो प्रश्न का जवाब मैं बोलते बोलते दे चुका हूं आपको। उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब कोई भी गलत नहीं करेगा। यहां से आपको डेट याद रखनी है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इस लीग के द्वारा कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 हमें प्रत्यक्ष कार्यवाही देखने को मिलती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। और यह सेलिब्रेशन किया गया था किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न कर यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकता है। तो भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में जो सबसे वर्स्ट चीजें हमें देखने को मिलती हैं, वो जब 1945 से बाद का दौर आता है, तो जो फिर 1950 तक हमें तकरीबन ये सारी चीजें जो भयानक चीजें हैं ये देखने को मिलती हैं, और उसका दंश आज भी भारत और उसके पड़ोसी मुल्क झेल रहे हैं। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और मुस्लिम लीग की स्थापना और इससे जुड़े हुए प्रश्नों पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। और उनके जो अधिवेशन हुए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अधिवेशनों से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ऐसे में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अब जो क्वेश्चन मुस्लिम लीग से उठाए जाए वो हमसे न चूके। तो हमारे 5वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मुस्लिम लीग। यहां से बढ़ते हैं हम आज के अपने 6ठे प्रश्न की तरफ। 1893 गणपति त्योहार किसने शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणपति त्योहार 1893 किसके द्वारा शुरू किया गया? गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक, या फिर विनोबा भावे? 6 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके मुझे बताइए 6ठे प्रश्न का सही जवाब क्या है। 1893 गणपति त्योहार किस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया? गणेश दामोदर सावरकर ए टाइप कर दीजिए, नाना पाटिल बी टाइप कर दीजिए, लोकमान्य तिलक सी टाइप कर दीजिए, विनोबा भावे डी टाइप कर दीजिए। 76 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए, गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक और विनोबा भावे के लिए। तो 76 लिख करके ए बी सी डी टाइप करके बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। बिल्कुल, मैं आप सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। फटाफट आंसर करते चले जाइए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए 76वें प्रश्न के सही जवाब को हम यहां से देख लेते हैं। तो हमारे 76वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत करी। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। आज भी हमें गणपति बप्पा के रूप में महाराष्ट्र में एक बड़ा उत्सव देखने को मिलता है। गणेश चतुर्थी को वहाँ बड़े सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उसका महत्व और उसका सेलिब्रेशन किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो हमारे 76वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, जिन्हें लोग प्यार से लोकमान्य कहते थे। इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र कोविड-19 से अभी तक देखें तो हम जो स्टेट्स प्रभावित है उनमें एक मेजर स्टेट है जो प्रभावित है। दिल्ली के अलावा अगर हम कोई देखें, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन स्टेट्स में अगर हम देखेंगे तो जो महाराष्ट्र है हमें वो सर्वाधिक प्रभावित राज्य के रूप में नजर आ रहा है। तो हमारे 6ठे प्रश्न का सही जवाब हो गया है ऑप्शन सी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
साहब। 19 अब बात करते हैं हम आज के अपने 77वें प्रश्न के बारे में, जो है हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड। हमें बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था। तो किसने स्टार्ट किया, किसने शुरू किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, जो है हमारा आज का 7वां प्रश्न। आपके ऑप्शंस हैं सर एस्ले ईडन ऑप्शन ए, एलेक्जेंडर जॉन आर्बुथनोट ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ऑप्शन सी, या फिर लॉर्ड स्टैनले ऑप्शन डी। 7 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था। आप सब जानते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, अंग्रेजों के समय में पारित हुए सभी महत्वपूर्ण अधिनियम से जुड़े हुए प्रश्नों पर बोर्ड खासी रुचि दिखाते हैं और उनसे बिल्कुल पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी एक्ट अंग्रेजों के शासनकाल में पारित किए गए हैं, एक एक एक्ट को पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम की पूरी इंपॉर्टेंस के साथ आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। कुछ भी नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं, और जिस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, जिन भी लोगों को एग्ज़ाम आ रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं, मैसेजेज आ रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से हम कवर कर लेंगे। तो 7वें प्रश्न के सही जवाब आपको बताना था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। सर एस्ले ईडन के द्वारा, एलेक्जेंडर जॉन आर्बुथनोट के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, या फिर लॉर्ड स्टैनली के द्वारा। तो हमारे 7वें प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वह गवर्नर था जिसके समय में, गवर्नर जनरल था जिसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्टार्ट किया गया था। भारत में देसी प्रेस था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। महत्वपूर्ण समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जुड़े हुए प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न यह बन सकता है कि सोम प्रकाश का प्रकाशन कौन करता था। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक भारत के इतिहास में किस गवर्नर जनरल को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोनों प्रश्नों के जवाब जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको बता चुका हूँ, तो उम्मीद है आप इस प्रकार से नए प्रश्नों को बनाने का ढंग भी सीखेंगे। तो हमारे 7वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था और इसके अंतर्गत जितने भी राष्ट्रवादी अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। सबसे पहले प्रतिबंधित अखबार था सोम प्रकाश। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1907 का कांग्रेस सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। मैं प्रश्न का जवाब आपको पहले ही अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। जब 1916 के लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार जी वाले अधिवेशन की बात आई थी, मैंने आपको कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम सारे तथ्य बताए थे और वहीं पर मैंने बताया था कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, जहां पर नरम दल और गरम दल के रूप में फूट पड़ती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्तित्व ने की थी। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए, पंडित मदन मोहन मालवीय ऑप्शन सी टाइप कर दीजिए, रास बिहारी बोस ऑप्शन डी टाइप कर दीजिए। 1907 और 1908 दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता एक ही व्यक्ति करता है। इसके अलावा बेलगांव अधिवेशन हमें देखने को मिलता है, गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष बाबू अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं जो आपको याद रखने हैं। तो बात आई है यहाँ पर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की, जो हुआ था 1907 में। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या फिर रास बिहारी बोस में आपको 8 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी टाइप करना था। आप लोगों के जवाब धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस जी। तो 78वें प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में हो गया था। पहला अधिवेशन होता है बंबई में, दूसरा होता है कलकत्ता में, तीसरा होता है मद्रास में और चौथा अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। जॉर्ज यूल के रूप में हमें पहला विदेशी व्यक्ति था जो देखने को मिलता है।
कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। पहला विदेशी जो अध्यक्ष रहा वो रहे हमारे जॉर्ज यूल। तो इसके अलावा अगर हम देखें अब अपने नवे प्रश्न को, तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की हुई थी? आपको बताना है जो मद्रास लेबर यूनियन है इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए सुबोध बनर्जी ने, ऑप्शन बी वीपी वाडिया ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, या फिर ऑप्शन डी भरत भूषण पांडे। क्या है नवे प्रश्न का सही जवाब? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की हुई थी? सुबोध बनर्जी ऑप्शन ए, बीपी वाडिया ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ऑप्शन सी, या फिर भरत भूषण पांडे ऑप्शन डी। क्या है हमारे नवे प्रश्न का सही जवाब? फटाफट ऑप्शन टाइप कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी लिख दीजिए। 9 लिख करके ए बी सी या फिर डी लिख दीजिए। चलिए नवे प्रश्न के साथ साथ आप एक प्रश्न और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आप जवाब दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी, और जो हमारा चौथा अधिवेशन हुआ है जॉर्ज यूल उसके अध्यक्ष रहे। आप बताइए हमारा जो मुस्लिम अध्यक्ष है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? तो आप बताइए फटाफट, पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष है वो कौन रहा है, उसको टाइप करके उसका नाम टाइप कर दीजिए। पहला मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन व्यक्ति था? यहाँ से हम नवे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे नवे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बीपी वाडिया। बीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की हुई थी। मद्रास लेबर यूनियन भारत में पहला पंजीकृत यूनियन था जिसकी स्थापना वीपी वाडिया ने वी कल्याण सुंदरम के साथ में मिलकर के की हुई थी। तो हमारे नवे प्रश्न का सही जवाब हो गया है ऑप्शन बी, बीपी वाडिया। और इसके अलावा जो वी कल्याण सुंदरम थे इनके साथ में मिल करके इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी, और ये पहला रजिस्टर्ड लेबर यूनियन था, मद्रास लेबर यूनियन। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आज की लाइव क्लास के 10वें और अंतिम प्रश्न पर। तो 10 लिख करके आपको ए बी सी या फिर डी टाइप करना है। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? ऑप्शन ए है आपका हिंदू मजदूर सभा, ऑप्शन बी है आपका भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन सी है आपका मद्रास लेबर यूनियन, और ऑप्शन डी है आपका यूनाइटेड ट्रेड यूनियन। तो भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? हिंदू मजदूर सभा, भारतीय मजदूर संघ, मद्रास लेबर यूनियन, या फिर यूनाइटेड ट्रेड यूनियन। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, तो आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगर लाइव क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे तो लाइव क्लास की नोटिफिकेशन और जो कुछ भी नया होने वाला होगा उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरी नहीं, आपको अच्छा लगे मन करे तो कर लें, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप वहाँ पर मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ, आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन होता है उस डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल लिंक, वीडियोस लिंक सब ऐड कर दे रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है अधिवेशनों पर उसका लिंक भी ऐड है। इसके अलावा विश्व भूगोल के अंतर्गत जितने भी महाद्वीप उप महाद्वीप मैंने पढ़ाया वो सारे लिंक ऐड है। NCERT रिव्यू कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इतिहास भूगोल चैप्टर वाइज तरीके से सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक वो भी सारे ऐड है। वहाँ से जाकर के आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब्सक्राइब करना, चुनना, लाइक करना, शेयर करना, सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो आज की लाइव क्लास से आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। 10वें प्रश्न का जवाब हम यहाँ से देख लेते हैं। तो बिल्कुल हमारे 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो मद्रास लेबर यूनियन था। जैसा कि मैं आपको अभी इसके पहले 9वें क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे चुका था। वो जो था वो पहला लेबर यूनियन था जो भारत में रजिस्ट्रीकृत हुआ था, पंजीकृत हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। वीपी वाडिया और वी कल्याण सुंदरम जी ने मिल करके इसकी स्थापना की हुई थी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास, थैंक यू।